अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सुमेरा राजपूत मौजूद हूँ आपके पास अपने एक नए मेहमान के साथ जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मीर मोहम्मद असगर रिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो मिनिस्टर हैं एनर्जी डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर आप अपने पस मंज़र के बारे में मुझे बताएं कि आपका सियासी सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ था। जहाँ तक मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा ताल्लुक़ तुर्बत तहसील तुर्क के गांव गुमासी उसी से है। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन किया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। पॉलिटिक्स में मैं तकरीबन BSO के बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मुंसलिक रहा। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल पार्टी मीर गोज़बख्श मीज़ंजो के हवाले से उनके कारवान का मेंबर रहा, जिस वक्त इसका क़यादत मीर मीज़ंजो कर रहे थे। और फर्स्ट टाइम मैंने 2002 में इलेक्शन में हिस्सा लिया। जाम यूसुफ के दौर में मिनिस्टर फिशरीज़, और फिर 2008 में नवाब रईसानी के दौर में मिनिस्टर सोशल वेलफेयर एंड एनवायरनमेंट रहा। फिर 2018 के इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया, वहाँ मेरा रिज़ल्ट गड़बड़ हो गया, फिर कोर्ट चला गया, वो अभी तक पेंडिंग में। फिर ये जो 2024 के इलेक्शन थे, इसमें मैंने पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से हिस्सा लिया। मीर सरफराज मुफ्ती की कारवान के उसके कैबिनेट का मेंबर हूँ। इस वक्त मेरे पास एनर्जी डिपार्टमेंट है। सर आपने ज़िंदगी में किन बड़े चैलेंजेस का सामना किया है और आज आपको यहाँ तक कैसे वो उनका सामना करते हुए आप आए हैं। मैंने तो सियासी हवाले से देखें, 2002 के इलेक्शन में हिस्सा लिया, मेरे लिए इतना बड़े मुश्किलात नहीं थे। उस वक्त मेरे ख़ानदान के बड़े जितने भी थे वो मेरे साथ थे। स्पेशली मीर मोहम्मद अली रैन साहब मेरे चाचा थे, मीर नासिर अली रैन। तो वो दो जो इलेक्शन थे 2002 और 2008 के, ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ उन पर थे। उन लोगों की वजह से मैं कामयाब हो गया। बाकी मेरे वर्कर मेरे दोस्त भी साथ थे। जहाँ तक चैलेंज थे मेरे लिए 2018 और 2024 के इलेक्शन, उसमें दोनों नहीं थे, वफात पा गए थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। 2018 के इलेक्शन में और 2024 में, क्योंकि मेरा जो पहले वाला हल्का था वो डिवाइड हो गया था, दो हल्के हो गए थे। जहाँ मेरा फैमिली और मेरा ख़ानदान रहता था वो दूसरे हल्के में चला गया। वो मान तो पताश, उस एरिया में मैं 10 साल तक मिनिस्टर रहा। जो नया हल्का था इसका तकरीबन 40% डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर से जो नासराबाद कलातों के मेरे हल्के के साथ शामिल हो गया। यहाँ मेरे लिए चैलेंज थे, और मेरे जितने बड़े बुज़ुर्ग थे तो नहीं रहे थे या उस हल्के में थे जो रिश्तेदार थे। ये जो हल्का मेरे लिए बहुत मेरे लिए चैलेंज इसलिए था कि या मेरे रिश्तेदार कम थे, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मेहरबान, मेरे कुलीग मेरे साथ थे। और जो नए हल्के में जो नासराबाद कलातुक जो था तुर्बत से तुम के साथ मिल गया, वहाँ भी वहाँ के जो आवाम हैं, गरीब लोग हैं और हम लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उन लोगों ने मुझे अच्छा सब पजीराई दी। मुझे दोनों इलेक्शन 2018 और 2024 की अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट किया और मुझे कामयाब करने में मेरे साथ रहे। यहाँ मेरे लिए चैलेंज थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैं सुरखरू हो गया। सर ज़ाती तौर पर आपको बलूचिस्तान की किस शहर की सकाफत या रिवायात में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोहब्बत है। देखो, जहाँ तक बलूचिस्तान तो आधा पाकिस्तान है। अगर इसमें हम ज़ुबान के हवाले से देखें, रक्षानी ज़ुबान है या सुलेमानी ज़ुबान है या मकुरानी है, ये बोली जाती है। सकाफत तो पूरे बलूचिस्तान का सेम है। तो जहाँ भी आप बलूचिस्तान में जाएंगे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगे। पूरे बलूचिस्तान में समंदर भी आपको मिलेगा, मैदानी इलाका भी मिलेगा, पहाड़ी इलाका भी मिलेगा, सहरा भी मिलेगा, फॉरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आप कुंड की मैं बात करूँ गिला के साथ, तो दुनिया का वाद जगह है जहाँ समंदर है, समंदर के साथ आपका रेत के टेले हैं, रेगिस्तान है, उसके बाद जंगल या फॉरेस्ट है, उसके बाद फिर पहाड़ी सिलसिला है। दुनिया में ऐसे चीज़ कम मिलेंगे। तो मुझे बहुत ये जो हमारे उरमाड़ा और कुंड के जो एरिया हैं, स्पेशली ये व्यू और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगता है। सर फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, कोई ऐसा शौक या आदत जो आवाम को मालूम ना हो। असल में अगर बात करूँ, हम सियासी लोगों को फारिग टाइम मिलता ही नहीं है। मैं रूटीन में यहाँ सुबह से लोगों से यहाँ मिलते हुए मेहमान गेस्ट या घर में आ जाते हैं, यहाँ से मैं डायरेक्ट ऑफिस चला जाता हूँ।
تو کبھی کبھار سیم سیکٹریٹ یا اسمبلی اگر میں آفس چلا گیا تو وہی 11 سے لے کر شام 5 بجے تک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کے اذان تک یہ روٹین ہوتا ہے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے آفس میں۔ سر آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو اور جس نے آپ کی سوچ کو بدلا ہو؟ اس طرح کے واقعات تو بہت ہیں۔ ایک میں پہلے والے آپ کے انٹرویو میں ذکر کیا تھا، جب میں ایف اے کا میں نے امتحان دیا تھا تو میرا رزلٹ روکا گیا تھا، میں نے یہی سمجھا کہ میں فیل ہوں۔ جب میں کوئٹہ میں آ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے جو فیس جمع کی ہے اس میں 3 روپیہ 2 روپیہ کم تھا اس ٹائم، لیٹر آن اس کو کہتے ہیں، رزلٹ اس لیے روک لیا گیا۔ پھر میں نے وہ فیس 2 روپیہ 3 روپیہ جمع کیے، تو یہی چیز پھر جب مشرف کے دور میں الیکشن کے لیے بی اے کا شرط لازمی لگ گیا تو میرے خاندان میں جو 2-3 بندے تھے ان میں میرا بھی نام آ گیا۔ تو بڑے میر صاحب میرا چاچا تھا، اس نے مہربانی کر کے مجھے ٹکٹ دیا پارٹی کا، اور وجہ یہی بی اے کا تھا۔ جب میں نے بی اے، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، تو بی اے کی ایجوکیشن کی وجہ سے میں آ گیا، تو یہ میرے لیے ایک یادگار چیز ہے۔ سر آپ بچپن میں کتنے شرارتی تھے؟ میں شرارت کم کرتا تھا، شریف میں اسکول کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے دیکھیں تو میرے استاد سارے گواہ ہیں، میں کم بولتا تھا ہوں، اب بھی کم بولتا ہوں، سنتا زیادہ، اور شرارت اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ میرے چھوٹے بھائیوں میں تھا لیکن مجھ میں نہیں۔ سر بلوچستان میں انرجی کے شعبے میں کیا ایسے مسائل ہیں اور وزارت انہیں حل کرنے کے لیے کن اقدامات کا آغاز کر رہی ہے؟ اس میں مسائل تو بہت ہیں، دیکھو وہ بجلی کے حوالے سے، بجلی ہمارا ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو مسائل بہت ہیں، لیکن انرجی ڈپارٹمنٹ کی جہاں تک تعلق پورے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں معاملہ فنڈنگ کا ہے، کیونکہ ہمارا پورا ایک تو ہم سرکاری جو ادارے ہیں ان کو چاہ رہے ہیں کہ ان کو سولرائزیشن پر لے آئیں، دوسرا نجی جو ہمارے عوام میں کے جو لوگ کنزیومر ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں، تو ساروں کو مل کے تو یقیناً یہاں بہت بڑا اماؤنٹ چاہیے، تو بلوچستان متمول نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ چیز ہمارے سامنے یہ ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں اور جدوجہد سے یہ چیز انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمیں کامیابی ملے گا۔ سر کیا لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے انرجی ڈپارٹمنٹ کوئی نیا روڈ میپ ڈرا کر رہا ہے؟ جی ہاں، اس میں گزشتہ پی ایچ ڈی پی اور آنے والے پی ایچ ڈی پی میں ہمارے کچھ پروگرام ہیں۔ سولرائزیشن جو گریڈ اسٹیشن ہے سولر سے چلتے ہیں، ہر ڈویژن میں ہمارا کوشش ہے کہ کم از کم 1 یا 2 سولر ہو جائیں، اس سے یہ کم پڑے گا۔ دوسرا ہمارا ایک پالیسی تھا، لاسٹ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، جتنے ہمارے ایگریکلچر کے ٹیوب ویل تھے وہ واپڑا پہ چل رہے تھے، کیسکو پہ، ان سب کو ہم نے 99% سولر پر وہ کنورٹ کیا۔ اس سے تو ہمارا خوش ہو کہ بجلی پر کم از کم تھوڑا وہ آسودگی آ جائے یا تھوڑا ریلیکس لوگوں کو مل جائے۔ سر سولر انرجی کے بارے میں بتائیں کہ عام عوام اس سے کیسے، عام شہری سبسڈی سے کیسے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا ان کے لیے اس میں کیا متوقع ہے؟ اس میں دیکھو ہم جب بلوچستان اور صوبے کے لیے کریں گے تو یقیناً اس سے ہمارے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ مین ایک تو سسٹم ہمارا چل رہے ہیں، اور ایم پی اے کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی کر رہے ہیں، ہوم سولر سسٹم۔ اس میں کم از کم پہلے تھا 3-4 لائٹ اور 1-2 پنکھے ایک یونٹ ہوتا تھا، ابھی ہم میں نے چینجز کر کے اس کو مزید تھوڑا بڑھا دیا۔ اس سے ایک موٹر چلے گا، ایک چھوٹا پریس چلے گا، اور تقریباً 3-4 بلب اور 3-4 پنکھے، یہ ہم نے متعارف کیا ہے انرجی ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ہر پی ایچ ڈی پی جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اپنے علاقے کے حوالے سے بجٹ دے رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ سر انرجی کے جو منصوبے تھے ان میں کرپشن اور غیر ضروری تاخیر کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا مؤثر اقدامات یا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ دیکھو انرجی واحد ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو ٹینڈرنگ ہوتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹوں تو زیادہ سخت ہیں ان کی پالیسی، ان کے لاز، باقی آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں ان میں اتنا وہ نہیں ہے، شرائط نہیں ہے۔ انرجی میں عام ٹھیکیدار نہیں آ سکتے، جن کے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے کمپلیٹ ہوں تو اس طرح آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا انرجی میں اس طریقے کی چیزیں نہیں کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے، ریپیئر کے حوالے سے، اس میں زیادہ ٹرانسپورٹیشن ہے اور شفٹنگ ہے۔
जो चीज़ यहाँ टेंडर हो वो जाके स्ट्रीट लाइट है या होम सोलर है वो डायरेक्ट वहाँ लग जाएगा। इसमें इस तरह की चीज़ें कम होंगी, अगर भी हैं तो हमारा कोशिश से इसको मज़ीद हम कमतर करें। सर, बलूचिस्तान गवर्नमेंट विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने में दिलचस्पी रखती है क्या? जी, इसमें हमने फॉरेन जो NGOs हैं उनसे रब्ता किया और कुछ ने हमसे रब्ता किया है कि हमारे कुछ इलाके स्पेशल हमारे जो समंदरी इलाके हैं ये चागी और इस जहाँ के हवा की रफ्तार सही है, तो कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्टें हमारे पास आए, उस पर काम चल रहा है। जैसे कोई इस तरह उनके बजट आ जाए तो इस पर हमारा कोशिश है इंशाल्लाह विंड इस पर बिजली का, ये ऑलरेडी हमारे पास एक तो स्कीम चल रहा है। सर, आपके मुताबिक अगले कई सालों की अगर हम बात करें तो जो सेक्टर है एनर्जी डिपार्टमेंट का वो कहाँ खड़ा होगा? देखो दुनिया में आप देखें हर चीज़ अभी एनर्जी पे है, शमसी तवानाई का देखते हैं, गाड़ियाँ हैं जो कार हैं इस पे आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ इस पे आ रहे हैं, घर इस पे आ रहे हैं, ऑफिस इस पे आ रहे हैं। अभी आप खलीज में जाएं, यूरोप में जाएं, तो कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि बलूचिस्तान में तकरीबन यहाँ गर्मी इतना होता है, स्पेशली हमारे ज़्यादातर इलाके क्वेटा को और कुछ सर्द इलाकों को छोड़ के कभी कभी 50 से ऊपर भी चला जाता है दर्जा। तो यहाँ के लिए मेरे ख्याल में आइंदा अगर हम ईमानदारी से काम करें आइंदा तो इसमें बहुत सी चीज़ें हम मज़ीद आगे जाएंगे बस बमुकाबले दूसरी दुनिया, क्योंकि यहाँ वेदर और मौसम हमें सपोर्ट करेगा। सर, क्या आपके पास कोई ऐसा बड़ा मंसूबा है जो बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकता है? इसमें देखो जब तक फेडरल का सपोर्ट साथ नहीं होगा इसमें तो हम कामयाब नहीं होंगे। इसमें हमारा यह कोशिश है कि प्राइवेट पब्लिक के हवाले से पब्लिक या सरकार के हवाले से पार्टनरशिप के हवाले से ग्रिड स्टेशन हर तहसील में या हर यूसी में या डिस्ट्रिक्टों में लगा लें। इससे हमें बिजली के कम कीमत पर बिजली मिलेगा और हर टाइम इसमें लोड शेडिंग भी नहीं होगा। कम से कम 24 से 22 घंटे चलेंगे कि सूरज की वजह से। ये चीज़ अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं तो इसमें बड़ी कामयाबी होगा। बलूचिस्तान में क्लीन और ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे फ़रोग़ दिया जाए? इस पे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें वही मैंने आपको जिक्र किया, जब तक फेडरल हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगा इसमें हम स्पीड नहीं ला सकते। वहाँ से फंडिंग का मामला हल हो जाए या PSDP के हवाले से डिपार्टमेंट को बजट मिल जाए तो ये भी आगे चलेगा इंशाल्लाह। हुकूमत बलूचिस्तान ने सोलराइजेशन ऑफ पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट पे काम करना शुरू किया? जी, काफ़ी अर्से से इस पर चल रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं हर सेक्टर में। सर, आवाम कहती है कि ऐलानात तो किए जाते हैं लेकिन अमली काम कम है, इस तासुर को ख़त्म करने के लिए क्या अमली इक़दाम करने चाहिए? देखो इसमें हर चीज़ आजकल आपको सोशल मीडिया में मिलता है या नेट में मिलता है। ये जो PSDP आ जाता है इसमें फ़ौरन 1 घंटे के बाद हर जगह पहुंच जाता है वो अपना PDF के शक्ल में, और हर डिस्ट्रिक्ट के बंदे, हर तहसील के बंदे, हर गांव के बंदे को पता चलता है कि इस PSDP में मेरे हल्के में या मेरे शहर में या मेरे गांव के लिए क्या रखा हुआ है। उसमें यह भी है कि स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का सेक्टर क्या है और स्कीम का अमाउंट कितना है। और यकीनन उसके 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उनको भी पता होता है कि ये स्कीम ख़त्म हो गया या कंप्लीट हो गया या अनकम्प्लीट, ये तो सारे लोगों को इल्म में होगा। सर, बिजली के बिलों में इजाफे पे आवाम सख्त परेशान है, इसके लिए हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से उनकी मदद किस तरह की जा सकती है? इसमें वाहिद यही सोलर एनर्जी है। अगर जितने भी हमारे 65 MPAs हैं, हमारे 18 MNA हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, स्पेशल सीट के जो लेडीज़ और अकलियत के हैं, हर MPA अपने फंड का कम से कम 25% सोलर एनर्जी पे अपने ही हल्कों में, अपने इलाकों में दे दे तो लोगों को कम बिजली की या फेडरल से या केस्को से या वापडा से कम बिजली की ज़रूरत पड़ सकता है। सर, आवाम को आपसे क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं पूरे पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के स्पेशली आवाम को इस हालात में लैंड ऑर्डर के हवाले से मुल्क दुश्मन अनासर से एहतियात रखें। अपने जो तरक्की ये जो रोड बंद हो रहे हैं इसमें चेक वो भी एहतियात करें कि आम पब्लिक को या आम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। और इसके साथ कोशिश करें कि दुनिया जदीद एक सिमत पे जा रहा है
इल्मी हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया की वो कम से कम उनके बराबर नहीं, कम से कम कोशिश करें कि उनके पीछे खड़े हो जाएं और हमसे यही तवक्का रखें, हमारे जो जितने स्कीमें इन पर नज़र रखें, जहाँ भी कोई करप्शन, कोई सुस्ती नज़र आए वो उनको हाईलाइट करें, हमें बता दें। सर, आपके करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर आपको आपकी किस हैबिट की वजह से याद करते हैं? उनके मुख्तलिफ हो जाएँ, फिर भी इनका फैमिली से या दोस्तों से एक ताल्लुकात था देरीना, तो इस हुकूमत की वजह से और उनसे ताल्लुक़ और जो राब्ते वो थोड़ा दूर पड़ गए। दोस्तों से थोड़ा भी दूर हूँ, फैमिली से भी दूर हूँ, बच्चों से भी दूर हूँ, लेकिन उनके इल्म के इलाके के हवाले से, मुल्क के हवाले से खिदमत में तो कभी कभी टाइम मिलता है तो राब्ते होते हैं, इंशाल्लाह मुलाकातें होते हैं। सर, अगर आप वजीर ना होते तो कौन से शोबे को इख्तियार करते? मैं स्पोर्ट में दिलचस्पी रखता था, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अपने स्कूल के दौरान और प्राइवेट टीम में मैं फुटबॉल मेरा शौक़ था और वॉलीबॉल भी मैं खेलता था। सर, बलूचिस्तान के नौजवानों को कामयाबी के लिए कोई एक सादा सा अहम मशवरा देना चाहेंगे? जी, बलूचिस्तान के नौजवान वैसे इनमें टैलेंट है और पाकिस्तान के मुकाबले जितने अभी डिस्ट्रिक्ट ले लें बलूचिस्तान के उनसे पीछे, आगे नहीं है तो पीछे नहीं, बराबर में पूरा सहूलत नहीं है, सिस्टम नहीं है, फिर भी उनका मुकाबला पाकिस्तान के बड़े बड़े जो जदीद स्कूल हैं उनसे है। आप तुर्बत का मिसाल ले लें, ग्वादर का आप ले लें, कोयटा का ले लें, हमारे पश्तून बेल्ट के नौजवान तो मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत का कोशिश है लैपटॉप की तकसीम हो या स्कॉलरशिप के हवाले से सरकार भी कर रहा है, लेकिन उनको मैं यही समझता हूँ कि मज़ीद और स्टेप अपना तेज़ करें। उनको पता है दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इल्म के अलावा और कोई चीज़ नहीं चल सकती है, तो उसमें वो भी लगे हुए। हमारी माली मदद, हमारी दुआएं हुकूमत बलूचिस्तान की उनके साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया, आप आ गए, हमसे आने वालों मसाइल और मसलों का जिक्र हो। थैंक यू सो मच सर।